गुड मॉर्निंग ऑल बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। हाय बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोगों की अभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो आज से मैं फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम लोग अपनी जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड उससे रूबरू होंगे और वहाँ पे देखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। बेसिकली बच्चों, जब आप टेंथ आपने पास किया, टेंथ पास करने के बाद फिर आप साइंस सब्जेक्ट लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो लोग नीट की एग्जामिनेशन पास करके फर्दर वो अपना कैरियर इन लाइफ साइंस फील्ड में एज ए डॉक्टर, एज अ लाइफ साइंस साइंटिस्ट और वटेवर जो भी कैरियर है उसमें आप अपने कैरियर बनाना चाहते हो। बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो अपनी पढ़ाई को फोकस करने जा रहे हैं वो 11th-12th की बोर्ड एग्जामिनेशन प्लस नीट और IIT JEE का प्रिपरेशन। तो बिना टाइम पास किए बच्चों, तो हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में फिजिक्स होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड पे देख पा रहे हो, अगस्तिया फिजिक्स क्लासेस। मेरा नाम है आलोक सिंह और हम लोग क्लास 11 नीट, JEE मेन, JEE एडवांस, NDA के लिए हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें कि हमारा है चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। तो यहां पे आप लोगों को कुछ इमेजेस दिखाई पड़ रही है। जैसे सबसे पहले इमेज की हम बात करें, ये इमेज आपने देखा हुआ है, इस इमेज को आपने देखा हुआ है। यहां पे आपको इमेज दिख रही है कि एक पेड़ के नीचे एक इंसान बैठा हुआ है और पेड़ से एक एप्पल टूट के नीचे गिर रहा है, एक फ्रूट टूट के नीचे गिर रहा है। तो आप लोग सभी जानते हो कि ये न्यूटन साहब की थ्योरी है। तो हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि ये किस प्रकार से होता है। आपने हाई स्कूल में जो भी थ्योरीज पढ़ी वो ऑप्टिमल लेवल की थी। यहाँ पे उसका एलोब्रेशन विद द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल टूल्स, हम लोग फिजिक्स के फार्मूले को ड्राइव करना सीखेंगे, जो हमारे की नीट और IIT JEE मेन और एडवांस के लिए बेनिफिशियल होगी। उसके बाद बच्चों फिर आप देख पा रहे हो, ये है यूनिवर्स। तो हम लोग जानेंगे समझेंगे कि फिजिक्स यूनिवर्स में छोटे से एटम से लेकर के बड़े यूनिवर्स, गैलेक्सीज, मिल्की वेज में किस प्रकार से वर्क करता है। यह भी आपका पार्ट नहीं है आपके सब्जेक्ट का 11th बोर्ड का, बट यस, अगर फिजिक्स को समझना है तो हमें जानना पड़ेगा हमें कि नेचर, हाउ द नेचर इज वर्किंग, व्हाट इज हैपनिंग इन नेचर। उसके बाद फिर आप देख पा रहे हो, ये नेबुला है, दिस इज नेबुला, एंड ये आपका एक थर्मामीटर लगा हुआ है। यहाँ पे आपका जो है हीट कंडक्ट हो रहा है जब रोटेटिंग करते हैं। तो ये आपका यानी कि हीट कैसे जनरेट होती है, ग्रेविटेशन क्या होता है। उसके बाद फिर आपका साउंड्स कैसे वर्क करता है, लाइट्स कैसे वर्क करती है, मोशन किस प्रकार से होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन। तो ये आपके 11th फिजिक्स का सिलेबस है। तो सबसे पहले वहां जाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि फिजिक्स होता क्या है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। व्हाट इज बेसिकली अ फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब आप क्या समझते हो? अब बच्चे जब क्लास 11th में बच्चे आता है, जब डिसाइड करता है कि उसे मेडिकल साइड में जाना है या नॉन मेडिकल साइड में जाना है, लेकिन आपको साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप अपनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अगर फिजिक्स के कंसेप्ट समझ में कम आती है तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है।
ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फिजिक्स आपका कोरिलेट करता है आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से। सो हमारा जो टॉपिक है अभी का कि व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स को समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि फिजिक्स, अभी अगर बात करें अपन, तो हर कोई सुबह उठता है और अपनी उसकी एक लाइफ साइकिल है। यानी कि हर प्राणी का ये अर्थ है। अर्थ पे एक चीज़ तो आपको पता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि चीज़ें जन्म लेती है और चीज़ें मर जाती है। द ओरिजिनेशन, चीज़ों की उत्पत्ति होती है, एंड द डेड। तो एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है। तो इन बिटवीन द लाइफ साइकिल्स ही हम लोग स्टडी करते हैं कि हाउ इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द काउज बिहाइंड इट। यानी कि कोई भी चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, कितनी बार होती है, और किसी घटना को घटने के पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द काउज। तो इसको और बेटर समझने के लिए अपने को आप ये समझो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप मॉर्निंग में सुबह उठते हो तो आप क्या देखते हो कि सन इज राइजिंग, सूरज निकला। सूरज निकलने के बाद उससे आपको धूप की रोशनी आती है। तो आपके मम्मी पापा और आपके एंसेस्टर सब ने आपको बताया कि सूरज आती है तो धूप आती है, और सूरज जब डूब जाता है तो अंधेरा हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में, एज आई होप सो कि आप 10th पास करके आए हो तो आपको इसका कारण तो मालूम होगा, लेकिन यहाँ पे और इलॉबरेट करेंगे कि किस प्रकार से डे नाइट होती है, किस प्रकार से हमारा अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, सोलर सिस्टम क्या है, और किस प्रकार से जो है ये सारा काम करता है। तो फिजिक्स का बेसिकली जो स्टडी है, इट इज अ स्टडी अबाउट द नेचर। इट इज अ स्टडी अबाउट द नेचर फ्रॉम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर टू द बिगेस्ट थिंग ऑफ द नेचर। तो अगर मैं बिगेस्ट थिंग की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ द गैलेक्सी। This is the picture of the galaxy, and the galaxy is a biggest things inside the universe. आपने सुना होगा कि एक ब्रह्मांड है, एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर में गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर में मिल्की वेज है, लाखों मिल्की वेज के अंदर में फिर लाखों हमारा एक सोलर सिस्टम उनमें से एक है। लेकिन हमारी सोलर सिस्टम की तरह कई और भी तारों का समूह है, उसका सिस्टम्स है। तो यहां फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं ब्रह्मांड, सबसे बड़े चीज से लेकर के सबसे छोटी चीज अब पार्टिकल तक। पार्टिकल्स बोले तो मैटर। जैसे कि अगर फिजिक्स हिंदी मीडियम वाले, आपका फिजिक्स का मतलब क्या होता है, भौतिकी, भौतिक विज्ञान। भौतिक मीन्स क्या होता है, विच इज एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द मैटर। फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो चीज एग्जिस्ट करती है उसके बारे में हम लोग जानते समझते हैं। जो एग्जिस्ट नहीं करती है वो हमारा फिजिकल साइंस उसे कवर नहीं करता है। जैसे कि अगर एक डिबेट की बात करें कि गॉड होता है या नहीं होता है या क्या होता है, तो गॉड इज द बियॉन्ड द मैटर्स। तो भगवान क्या है कि वो मैटर नहीं है, इसलिए यहां पे साइंस ने हमें प्रूफ नहीं दे पाया कि गॉड होता है या नहीं होता है। अभी हमारी जो नवाइस साइंस है, जो 200 साल का पीरियड हुआ है, ओनली द 200 ईयर्स, ओनली स्टडी अबाउट द फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी मैटर। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो आप यहां पे गैलेक्सीज देख रहे हो, इसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, one of the part of the galaxy, and this is the real picture taken by the NASA. So credit goes to NASA, Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. So galaxy are the big things and atoms are small. So galaxy are the immense as the atom as the small. सबकी संरचना और सबकी एक फिजिकल लॉ जो है लगभग सबकी बराबर होती है, लेकिन उसे हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां पे फिजिक्स में उसकी बात होती है। अब इसके आगे चलते हैं अपन। व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स में हमने जैसे आपको एक एग्जांपल ले लें कि आप एक ये पिक्चर देख पा रहे हो। This is also again the picture is the real picture. Here you can see a astronaut
बेसिकली ये नासा का ही पिक्चर है। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि फिजिक्स इज अबाउट द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स इज अबाउट टू स्टडी एंड बिहेवियर ऑफ द मैटर्स एंड एनर्जी। फिजिक्स क्या है कि हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस प्रकार से कोई मैटर, पार्टिकल, बॉडी या कंप्लीट होल सिस्टम किस प्रकार से वर्क कर रहा है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, यहां पे इसको बेस मान लिया गया, द फर्स्ट थिंग्स इन एयर, यानी कि जैसे कि अभी हमारा अर्थ है, यहां पे क्या है, हमारा एक मीडियम है, एयर इज द मीडियम, और एयर मीडियम में इस पॉइंट से ये हैमर और ये एक आपका बोले तो बहुत ही टाइनी एंड लाइटर पार्टिकल ऑफ बॉडी, द पंख इसको बोलो, आपको पंख दिख रहा है, दोनों को एक साथ यहां से ड्रॉप किया गया। ओके, सो दोनों को एक साथ ड्रॉप करने के बाद क्या हुआ कि जो हैमर है सबसे पहले गिरेगा। आपने भी एक्सपेरिमेंट किया, जब आप अपनी छत पर से एक बॉल आपकी गिरती है या कोई पत्ती, पेड़ के पत्ता उड़ रहा है, तो वो हवा में ही रह जाता है और आपका जो बॉल है वो नीचे जमीन पे आकर के गिर जाती है। तो यू थिंक अबाउट कि जो हैवियर बॉडी है वो जल्दी जमीन पे गिरती है, जो लाइटर बॉडी है वो लेट से जमीन पे गिरता है। लेकिन द आंसर इज हियर इन द फिजिक्स कि अगर फिर से इसी का एक वैक्यूम में, जहां पे कि एयर मीडियम नहीं है, क्योंकि अगर एयर है तो एयर भी कहीं ना कहीं इस पे ये अप थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। जब एयर में आपकी कोई पंख आ रही है तो उसे एयर भी एक अप थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है ऊपर में, जैसे कि बायोनेंसी फोर्स भी बोलते हैं। ओके, जैसे कि वाटर में होती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9th-10th में। और जब वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये दोनों ही हैवियर बॉडी एंड द लाइटर बॉडी बोथ आर come together on the ground on the certain heights, और द सेम एक्सपेरिमेंट को फिर हैपन किया गया इन अ मून के सरफेस पे अगेन एक हैमर और एक पंख को लेकर के जब छोड़ा गया तो दोनों की जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के बाद पता क्या चली कि दोनों एक साथ वो सरफेस पे आ रही है। तो ये दिस इज द ऑल अबाउट द ग्रेविटी। इसे ही आप जानते हो कि पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है। आप इवन कि अपने मम्मी पापा या जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी है उसे भी ये चीज की फीलिंग है, अनुभव है। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि वो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, वो उसकी कंप्लीट थियोरी, उसकी हाइपोथेसिस, उसके मॉडल्स और उसके प्रूफ्स, एक्सपेरिमेंट, तो साइंटिफिक मेथड से उसे नहीं पता है, लेकिन हाँ उसे ये फीलिंग है कि हाउ दिस इज हैपन एंड व्हाई दिस इज द हैपन, द सम फोर्स आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, द सम फोर्स आर देयर हु इज द अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। अब आगे और एक देखते हैं, आपने बचपन में देखा होगा, यहां पे एक दूसरा पिक्चर है। इस पिक्चर में देखो क्या हो रहा है, एक बच्चा है और ये आपका एक रबर और प्लास्टिक, ये आपका क्या है, रबर और प्लास्टिक, रबर और प्लास्टिक का एक बना हुआ है। आप एंटरटेनमेंट जोन में जाते हो, किडजेन या कहीं भी, जैसे बड़े शहरों में, दिल्ली, नोएडा में ये है जहाँ पे बच्चे, आप मेट्रो सिटीज़ में, तो आप जब, आजकल तो छोटे शहर में भी ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो आप जब इस पे जब बच्चा स्लाइड करता है, बार बार स्लाइड करता है, तो व्हाट दे फील इन, तो दूसरा बच्चा देख के बोलता है अरे तेरा तो बाल खड़ा हो गया। और ये जो बाल खड़े हो गए तो बच्चा दे आर फील वेरी वेरी हैप्पी और उसे एक्साइटमेंट आती है, वाओ मेरे बाल खड़े हो गए। तो दिस इज ऑल्सो अबाउट द लॉ ऑफ द फिजिक्स। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप अपनी क्लास 12th में ये पढ़ोगे, हाउ दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपका ये यहां पे इसकी बाल खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे इसके काउज पीछे अगर मैं जाऊं तो जब कोई जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब एक्यूमुलेट हो जाती है एक दूसरे पे,
तो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, द अपोजिट चार्ज। आपने पढ़ा है ना चार्ज में कि अगर जो है नेगेटिव चार्ज एक साइड हो, पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो, यानी कि इधर आप बात करें कि इधर अगर पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाए, इस साइड में नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाए, तो अपोजिट चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड द सेम चार्ज दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो ये आपने 10th में भी पढ़ा है, बस थोड़ी सी इसकी, दिस इज द ऑल अबाउट द फिजिक्स। तो इससे हम लोग कोरिलेट करते हैं हमारे रियल लाइफ फेनोमेना से, रियल लाइफ हैपनिंग और ऑब्जर्वेशन से। आपने एक वर्ड को ध्यान देना है, ऑब्जर्वेशन। कंप्लीट फिजिक्स का जो कंसेप्ट टिका हुआ है ओनली ऑन ऑब्जर्वेशन। द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और आप भी खेलते हुए बचपन से अभी तक कई थिंग्स को ऑब्जर्व किया होगा। क्लोज योर आईज एंड रिमेंबर और मेमोराइज योर ऑब्जर्वेशन। ऐसी कई प्रकार की घटनाओं को आपने देखा होगा। ठीक है, आपने उसे स्किप कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है, तो आगे अब हम चलते हैं कि आगे यहां पे क्या हो रहा है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस प्लास्टिक स्लाइड काउज द चाइल्ड्स हेयर टू स्टैंड ऑन एंड द स्लाइडिंग मोशन स्ट्रिप्ड इलेक्ट्रॉन्स away from the child body, leaving an excess of the positive charge which repel each other along the each strand of hair. Okay, तो ये क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल कर रहा है, द सेम थिंग्स इज रिटन हियर इन इंग्लिश। आपने समझ लिया। अब दूसरे नेक्स्ट पिक्चर आप देखो। इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हो, ये अर्थ का पिक्चर है। ये आपको कलर का स्काई दिख रहा है, लेकिन स्काई में भी कलर की एक फॉर्मेशन आपको दिख रही है, दैट इज द पैटर्न। फॉर्मेशन और पैटर्न्स। ये जो पैटर्न्स है, ये अर्थ पे जब सोलर विंड आती है तो कभी जो आपने टॉर्नेडो, तूफान जो आता है, जो मौसम वेदर जो चेंज होती है, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण ये वेदर में कुछ हलचल मचती है और इस प्रकार का पैटर्न्स देखने को मिलता है। और फिर क्या होती है कि आप टॉर्नेडो देखते हो क्या, गोल गोल घूमने लगता है और सब चीज ऊपर जाने लगती है, तो वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। एडवांस में इसकी चर्चा 12th में होगी, लेकिन फिजिक्स में होता क्या क्या है ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद जो है छोटे और भी कई आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, आपने समझा होगा कि जैसे कि आप जब हार्ड रोड, रफ रोड पे चल रहे हो तो आप इजीली दौड़ पाते हो, भाग पाते हो, लेकिन अगर वहां पे गीली मिट्टी है तो आप फिसल करके गिर जाते हो, क्योंकि वहां पे आप स्लाइड करते हो ड्यू टू द लेस फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे। बट अगेन द वन थिंग्स वी आर राइट नाउ डूइंग ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज द फिजिक्स। तो अभी तक बच्चों आपको पता चल गया होगा कि फिजिक्स होता क्या है। अब उसी को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। अब जैसे कि यहां पे इस पिक्चर से हमने क्या जाना, इस पिक्चर से हमने ऑब्जर्व किया, इस पिक्चर में हमने ऑब्जर्व किया। अब जो भी हमने ऑब्जर्व किया उसे क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज। अभी हमारी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश और हिंदी, तो अभी आपकी सारी सब्जेक्ट क्या होगी, इंग्लिश में, नोट्स जो मिलेगा इंग्लिश में, तो उसे फॉर्मुलेट करते हैं, उसे एक लैंग्वेज से लेकर के। ठीक है, तो वो फॉर्मुलेशन क्या होगी लैंग्वेज का, डेफिनेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन। सो मैंने आपको क्या बताया कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी द नेचर फ्रॉम स्मॉल बॉडी टू लार्ज बॉडी। अब अगर स्मॉल बॉडी की बात करें तो स्मॉल बॉडी क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक। स्मॉल बॉडी इज द मैक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। सब माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या हुआ, जब आप अपने मैटर के अंदर में जब आप बात करते हो उसके एटम्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तो आप कहां चले जाते हो, सब एटॉमिक लेवल्स पे। तो यहां पे हम किसकी बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक
to microscopic at the subatomic level. So the physics is concerned with all aspects of nature on both the microscopic and submicroscopic levels. Okay. So now the next, once you observe, आप मान लो कि आप ही फिजिसिस्ट हो, क्योंकि जैसे ही आपने नेचर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, आपके अंदर में फिजिसिस्ट यानी कि भौतिक विज्ञानी जो इसके ज्ञाता होते हैं, बड़े बड़े अगर वर्ड यूज करें तो फिजिसिस्ट क्या कर रहा है कि अपनी ऑब्जर्वेशन को कंसेप्चुअलाइज कर रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज physicists try to develop conceptual and mathematical model. The two word here, the conceptual and mathematical model. Conceptual, जैसे कि अभी आपने देखा कि एक पंख और एक हैमर आसमान से सर्टेन हाइट से अगर छोड़ा गया तो वो जमीन पे एयर में एक साथ नहीं आया और वैक्यूम में एक साथ आया। दिस इज द कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को प्रूफ करने के लिए वी नीड अ लैंग्वेज, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अ मैथमेटिकल मॉडल्स। व्हाई द मैथमेटिकल मॉडल इज रिक्वायर्ड, चलिए मैं इसको आपको समझाता हूं। बचपन से आप कुछ भी अगर देखते हो तो देखने के लिए हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है, द फर्स्ट सेंस ऑफ ऑर्गन, वो क्या है? आई इज कनेक्टेड विद द ब्रेन। आई अगर कोई चीज को देखता है, किसी वस्तु विशेष को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल्स को, इवन कोई बायोलॉजिकल पार्टिकल्स हो या बॉटनिकल पार्टिकल्स हो, बॉटनिकल सब्जेक्ट हो, जैसे कि फूल, पौधे, ट्री, पेड़, पहाड़, तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि उसकी एक इमेज लेता है। इमेज कैप्चर करने के बाद बाय डिफॉल्ट हमारी जो इंटेलिजेंसी है उसे कैलकुलेट करती है। हमारी ब्रेन इंटेलिजेंसी क्या करती है? कैलकुलेट करती है टू बी कंप्यूट। और वो कंप्यूटेशन क्या होती है? अबाउट द लेंथ, कंप्यूटेशन अबाउट, अगर हम इसकी बात करें तो लेंथ, size, even also measure a time, position, and this is the time position is related with the shape, geometry. So this is the geometry. जैसे ही आप किसी वस्तु की आकार, रंग किस प्रकार का दिखता है, शेप, साइज, लेंथ, ठीक है, और विशेष रूप से उसका जब स्टडी करते हो और उसमें जब एक रिलेशन क्रिएट करते हो जो कंपैरेटिव होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, दिस इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटेशन। तो ये आपका ब्रेन कंप्यूट करना स्टार्ट करता है, कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है, आपका दिमाग गणना करना स्टार्ट करता है। तो गणनात्मक, अगर हिंदी में बोले तो क्या? गणनात्मक, ठीक है। और फिर आप काउंट करते हो कि हाउ मेनी नंबर्स इन अ नंबर्स, काउंटिंग, स्टार्ट टू काउंटिंग इन अ नंबर and make relation, okay. So the counting numbers, creating relations, these all the phenomena, these all the theory, these all the principles work on the mathematical models. So every human have a mathematical intelligence, a mathematical understanding. अब वो डिपेंड करता है कि उसने अपने ब्रेन को किस लेवल तक डेवलप किया है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज अ स्टडी प्रोसेस। धीरे धीरे स्लो
स्टेप बाय स्टेप आपका ब्रेन सीखता चला जाता है। ये आपने भी देखा है कि बच्चे पहले, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले मोबाइल फोन इजीली सबके हाथ में अवेलेबल नहीं था, जैसे कि आज हर बच्चा मोबाइल फोन पे ही वो सारे राइम्स, वीडियोस, ऑडियोज लिसन करता है, तो उसे मोबाइल ऑपरेट करना आ जाता है। लेकिन एक 60 और 65 ईयर के ओल्ड पर्सन जो कि मोबाइल फोन को यूज टू नहीं है, कंप्यूटर को, उसे प्रॉब्लम आती है। सो ब्रेन ऑटोमेटिकली रिलेशन क्रिएट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल्स। तो हमारा टॉपिक क्या था? व्हाट इज द फिजिक्स एंड व्हाट वी हियर टू ऑब्जर्व द नेचर एट द माइक्रोस्कोपिक and sub-microscopic level. So the physicists try to develop conceptual and mathematical model. So observation is about the conceptual method, and making the relation to compute is all about the mathematical model. Or why this is required? This required to describe interaction between entities, बोथ बिग एंड स्मॉल एंड वेरी स्मॉल लेवल। अगर बिग की बात करें तो आपको मैंने यूनिवर्स का दिखाया, गैलेक्सी, एंड्रोमेडा, द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। और आप बॉडी की बात करते हो, कार की बात करते हो, बड़े पहाड़ की बात करते हो, व्हाटएवर, कुछ भी, एनीथिंग्स हैपनिंग इन दिस नेचर। अ स्मॉल और वेरी स्मॉल लेवल, स्मॉल लेवल इज द माइक्रोस्कोपिक। जो आपके आंखों से दिखाई दे तब तक वो स्मॉल है। जब जो चीज आपके आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है तो वो आ गया माइक्रोस्कोपिक लेवल्स। तो देयर वेयर वी नीड अ माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से उसको ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, आगे मैं उसकी साइज और नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, हर चीज की जो है यूनिट, साइज एंड एवरीथिंग्स। And that can be used to extend our understanding of how the universe work in different scale. Our concept, mathematical models, relation between big, small, and we develop our understanding. I hope so you understand very well what is the meaning of the physics, कि फिजिक्स क्या होता है। तो उसे हम समराइज करते हैं कि फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं नेचर के बारे में, big things like a universe, galaxies, Milky Way, solar system, Earth, planet, moon, to object, पहाड़, नदी, समंदर, घर, कार, गेंद, from very big to small, right? To microscopic level. Microscopic level की अगर बात करें तो आपका मैटर्स में आपका एटम्स, ओके। आपका जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड चल रही है, तो ब्लड सेल्स, दो ब्लड होती है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग जो अपने लैब में जो टेस्ट करता है, तो रेड ब्लड सेल्स, तो उसकी ये हमारी आंखों से तो दिखती नहीं है, हमें तो बस लाल खून दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो है व्हाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, उसके बाद उसके अंदर इस्नोफिल काउंट्स है, तो काफ़ी कंपोनेंट्स हैं। तो वो कंपोनेंट जो उसकी जो साइज वहाँ भी कैलकुलेट करते हैं बायोलॉजी में, तो एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल उसके साइज, बिहेवियर, किस प्रकार से वो वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो आ गया माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर में। इवन आपने परमाणु बम, एटॉमिक बॉम्ब, तो एटॉमिक बॉम्ब में क्या होती है कि वहाँ पे जो आप प्लूटोनियम और यूरेनियम की बात करते हैं, तो उसके एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ तक भेजा जाता है, जिससे कि इतनी बड़ी फिजन एंड फ्यूजन होती है एट द सब एटॉमिक माइक्रोस्कोपिक लेवल्स। तो वो हम क्वांटम मैकेनिक्स में वहाँ पे बात करेंगे, जो मॉडर्न फिजिक्स आपका 12th का लास्ट चैप्टर से पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स 12th में। तो अभी हमारा जो 11th का ये पार्ट नहीं है, तो हमारा जो पार्ट है वो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। आइए फ्रॉम नेक्स्ट पे आते हैं। Microscopic from a small to big size, the same. This is the Andromeda galaxy, and he is the legend person. I think you all know about him, Sir Einstein, and he gave the special relativity theory. He gave the special relativity theory of relativity. Okay, so यहां पे हम लोग बात किए बिग थिंग्स की, हाउ द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, व्हाट इज द ब्लैक होल्स,
तारों का जन्म लेना, तारों का मर जाना, द कंप्लीट प्लैनेटरी सिस्टम्स, हाउ फार दे आर, हाउ फार, कैलकुलेटिंग इन द लाइट ईयर्स, राइट, and how the our solar system is working, how many planets, how the planets moving, उसके satellites, उसके natural satellites, and this is the model. तो planets और solar system जो हमारा work करता है उसका एक ये मॉडल है, ठीक है। तो ये मॉडल जो है कि अर्थ किस प्रकार से राउंड होती है, दिस इज द अर्थ राउंडिंग, और इसका एक ऑर्बिटल क्रिएट किया गया और फिर देखा गया कि किस प्रकार से ये बिहेव कर रहा है। ये आगे हम लोग जब ग्रेविटेशनल की और रोटेटरी मोशन का जब हम लोग चैप्टर्स का स्टडी करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। एंड लेट्स सी हियर, एग्जामिन द मून साइकिल ऑफ द फेज। तो मून साइकिल, तो यहाँ पे ये जो मैंने मॉडल्स जो लिया आपको समझाने के लिए, वेरी द फॉर द बिग थिंग्स हाउ इज मूविंग। सो दिस इज द अर्थ इज मूविंग ऑन एक्सिस एंड द मून इज मूविंग राउंडिंग अराउंड द अर्थ। सो दिस इज द फेज, द फर्स्ट क्वार्टर, so start to the waxing gibbous phase called the, जैसे कि आप मून देखते होगी थोड़ा सा यहाँ पे आधा कटने, थोड़ा थोड़ा कटना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर मून आती है तो आपको फुल मून दिखाई पड़ता है। पूर्णिमा की रात को आपके क्या होती है, फुल मून दिखाई पड़ती है। फिर द वैंगिंग गिब्बस, धीरे धीरे ब्लैक आने लगता है। थर्ड क्वार्टर में आने के बाद ये क्या हो जाता है कि हाफ मून आपको दिखाई पड़ती है ड्यू टू द रोटेशनल इफेक्ट। उसके बाद फिर आपको पार्शियल दिखाई पड़ती है, वैनिंग क्रेसेंट। और जब आपका न्यू यानी कि कंप्लीट जब एक सीध में आ जाती है ये, तो इस यहाँ से रोशनी नहीं आ पाती है सूरज की, इस साइड से सूरज की लाइट्स आ रही है, तो ये आपका बीच में आने के कारण क्या होता है कि आपका ये यहाँ पे फिर मून पूरा ब्लैक हो जाता है, आपकी अमावस की रात आ जाती है। अगेन द स्टार्टिंग दोज थिंग्स, ओके। एंड हियर again the same things, the galaxies, okay. So galaxies, what is the length of the galaxies, what is the size of the galaxies की अगर आप बात करें in terms of the meter, 10:26 meter, the very big the size limit of the observable universe। यहाँ तक क्या है कि हमारे हबल टेलीस्कोप ने इसे देख पाया है, जो हमारा सबसे बड़ा टेलीस्कोप का नाम क्या है, हबल। तो हबल से हम लोग इतनी दूरी तक देख पाए हैं। उसके बाद डिस्टेंस टू द सन, दिस इज द डिस्टेंस टू द सन, 10⁻11, एंड द ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम द विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस है, राइट। उसके बाद जो है डायमीटर ऑफ द अर्थ 10:7, द बिग थिंग्स, द ह्यूमन डायमेंशन अबाउट द 1 meter, the big things, and the small things 10⁻⁻5 meter diameter of the red blood cells. I'm talking about the red blood cells, the very small and small at the microscopic levels. The size, तो diameter of the red blood cells is 10⁻⁻5। इतना छोटा है, 10 पे जो है ना -5 लगा दो तो उतनी जो है इतू सा छोटा ये रेड ब्लड सेल्स है। इससे भी छोटा क्या आ गया, रेडियस ऑफ एन एटम 10⁻10, 10⁻10 रेडियस ऑफ एन एटम। और इससे भी छोटे कहां चले गए, रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻14। रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻14। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, द बिग to small, and here to microscopic level, to subatomic level, macroscopic and subatomic levels. So the physics start from to observing from the big things, very big things, universe, galaxies, Milky Ways, to slightly going to be down। ये क्या आ रही है कि स्मॉल एट सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, जहां से कि हमारा परमाणु बम, एटॉमिक बम, तो एटम्स न्यूक्लियस, राइट।
और यहां पे हमारा हाइड्रोजन कोलाइडर पार्टिकल्स जो हमारी बाय द ह्यूमन, तो उसका ऑब्जर्व करने के लिए बनाई गई। बाद बाकी जो ये ब्रह्मांड की ऑब्जर्वेशन होती है तो ऑब्जर्वेटरी सिस्टम्स बनाया जाता है, बड़े बड़े एंटीनाज लगता है, उसमें बड़े बड़े टेलीस्कोप लगता है, उससे यूनिवर्स की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है, व्हाट इज द हैपनिंग इन आउटर स्पेस। ठीक है, द स्कोप ऑफ द स्टडी। सो हियर इज ये स्कोप ऑफ द स्टडी अबाउट द फिजिक्स इन फिजिक्स। ओके, सो the scope of a study encompasses not only the behavior of object under the action of given force. What does it mean? जब फिजिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं तो अभी आपने ऑब्जर्व किया, जैसे कि वहां पे हमने देखा कि एक पंख को आपने सर्टेन हाइट से छोड़ा और एक हैमर को, ठीक है, तो वहां पे ऑब्जर्व क्या किया कि इन अ वैक्यूम मीडियम वो साथ में नीचे आ रही है, इन अ एयर मीडियम पंख बाद में आ रहा है, और जो हैमर है, जो हैवी वेट है, वो पहले आ रही है, राइट। तो वहां पे जो काउज है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, फाइंडिंग आउट द काउज, एंड काउज इज फोर्स। सो वहां पे जो बात हो रही है कि वो उसे खींच रही है, ठीक है। आप जंप करते हो, आप फिर से धरती पे गिरते हो, ठीक है, आप कोई बॉल फेंकते हो तो थोड़ी दूर ऊपर जाती है, फिर से आकर के अर्थ पे गिर जाती है। तो वो क्या, कौन सी शक्ति है, वो कौन सी फोर्सेज है जो उसे की अपनी ओर खींचती है, राइट। तो वहां पे द डिफरेंट टाइप ऑफ द फोर्स वर्किंग इन द फिजिकल फेनोमेना। तो वो फोर्स क्या है, वो काउज क्या है, उसे हम लोग यहां पे जानते हैं। दिस इज द स्कोप ऑफ द स्टडी, right? The first is the gravitational force, second is the electromagnetic force, third is the nuclear force field। और इसी के दो फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स फील्ड में आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सो अगेन द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, strong nuclear force and weak nuclear force. So we are study here these all four type of the force, that is called the nature of force, that is called the nature of force। नेचर ऑफ फोर्सेस, किस प्रकार के फोर्स होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द वेरी स्ट्रांग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, एक एटम दूसरे एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब जो जुड़े हुए हैं, सब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जुड़ा हुआ है। एंड उसमें भी आती है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हमने चर्चा किया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, that is the gravitational force. So again the first picture here is the what you see here, this is the apple, observation, right? This is the observation. So what he observed? He observed apple falling to ground, and here the some force, and this force is gravity, gravity of the
मास, ग्रेविटी ऑफ द मास, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो उसमें अपनी एक ग्रेविटी होती है। ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर ऑब्जेक्ट, हर प्लैनेट, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, इवन द पार्टिकल, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। लेकिन थैंक गॉड, नेचर, गॉड मीन्स नेचर, तो नेचर की वहाँ पे सारे फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है। जब तक फोर्स बैलेंस्ड है वी डू नॉट फील, जैसे ही फोर्स अनबैलेंस होती है वी फील, राइट। तो हमारे नेचर में घटना घटना स्टार्ट हो जाएगी, घटना दुर्घटना में बदल जाएगी, ठीक है। दिस इज द काउज ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स। और मास की जब बात करते हैं तो यहाँ पे इसी का ये है, अकॉर्डिंग टू अर्ली अकाउंट्स, ये क्या दिया गया था किसके बारे में, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन was inspired to make the connection between falling bodies and astronomical motion, falling bodies and astronomical motions, when he saw an apple fall from a tree and realized that if the gravitational force could extend above the ground, based in facts, great importance is attached to it because Newton's universal law of gravitation, and his law of motion answered very old question about nature and gave tremendous support to the notion of underlying simplicity and unity in the nature. Scientists still expect underlying simplicity to emerge from their ongoing inquiry into nature. So इसके पहले जो हमने जो बात करा था कि एक पंख और एक हैमर, तो फर्स्ट दिस ऑब्जर्वेशन इज डिड बाय द लीजेंड पर्सन गैलीलियो। बट गैलीलियो साहब ने जो वहां पे जो ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग किया उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ या मॉडल वो प्रोड्यूस उन्होंने नहीं किया। आफ्टर द हाफ सेंचुरी ऑफ द गैलीलियो पीरियड, तो गैलीलियो का जो पीरियड था राउंड अबाउट 1650 के आसपास का उनका था, 1657 और समथिंग अबाउट हिज विनासेस, एंड आफ्टर द 50 years न्यूटन्स कम एंड अगेन recorrect the formula of Galileo, recorrect the observation of the Galileo and produce the mathematical expression and model, and he correlate with the falling apple, correlate with the falling apple. So he give the law of the gravity and the law of the motion. So why this is the very important, because this is the our 11th subject, right? 11th में हम लोग लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन के द्वारा दिए गए सभी सिद्धांतों को हम लोग स्टडी करेंगे, बिकॉज द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द मॉडर्न साइंस स्टार्ट फ्रॉम द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटन के द्वारा दिए गए मोशन के सिद्धांत, वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो या रोटेटरी मोशन हो, डायनामिक्स, बॉडी की बात, पार्टिकल एंड बॉडी, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अंडर द न्यूटोनियन मैकेनिक्स वी स्टडी द काइनेमैटिक्स ऑफ द बॉडी एंड द डायनामिक्स ऑफ द बॉडी, राइट? काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ द बॉडी। तो नेक्स्ट में हम लोग उसको जानेंगे, नेक्स्ट चैप्टर द पार्ट। तो यहां पे हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन है कि अर्थ पे समंदर में ज्वार भाटा 24 घंटे में कम से कम एक बार आती है। यह क्या है, उसकी रेपिटेशन है, रिपीट करता है इन एवरी 24 आवर्स कि एक टाइड तो लंबी टाइड आएगी। और अगर फुल मून हो, पूर्णिमा की रात हो, तो उसकी जो साइज होगी, टाइड की जो साइज होगी, जो लेंथ होगा, ऊंचाई, जो हाइट होगी, वो इंक्रीज्ड होगा,
मोर हाइट की वो टाइड आएगी। तो ड्यू टू द अर्थ एंड द मून रोटेशन इफेक्ट ऑन द टाइड। तो ये भी हम लोग डिटेल्ड में स्टडी करेंगे इन अ ग्रेविटेशनल, ड्यू टू द ग्रेविटी। उसके बाद फिर जो है ये आपका पिक्चर है, राइट। आपको क्लियर दिखेगा, मैं इसे यहां से थोड़ा क्लियर करता हूं। ओके, सो यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, ये क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन आउटर स्पेस, हमारी अर्थ के स्पेस से बाहर। तो वहां आउटर स्पेस में क्या हो जाती है कि दे फील ग्रेविटी टेंड्स टू जीरो, वेरी लेस अ माइक्रो ग्रेविटी, वेरी लेस अ माइक्रो ग्रेविटी, टेंड्स टू जीरो, इक्विवेलेंट टू जीरो। तो वो क्या होता है कि उसे कोई नीचे जमीन तो वहां है नहीं, तो टूवर्ड्स इनसाइड कोई अर्थ ग्राउंड की तरफ कोई फोर्स नहीं लिख रही है, तो वो क्या होता है कि आप बोलते हैं वो हवा में आ गया। बट इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज वो स्पेस में है, वहां पे तो हवा ही नहीं है, वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है, कोई इन्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो एनी सच काइंड ऑफ द इन्वायरमेंट और द एयर डेंसिटी, एयर थिंग्स, द वैकेंट स्पेस, कंप्लीट अ वैक्यूम। वो क्या है, खुला स्पेस है, वैक्यूम, नथिंग। वहां पे क्या है, नथिंग। तो वहां पे क्या होती है कि जैसे ही हमारा स्पेस शटल वहां पे जाती है, तो उसके अंदर के जितने भी एस्ट्रोनॉट्स है, दे फील हैवीलेस, लाइटर, लाइटनिंग बॉडी। वो बिल्कुल ही, क्योंकि उसके हैवी का जो कंसेप्ट है वो ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर आपका वेट सपोज कि 100 kg अगर अर्थ पे है और आप अगर मंगल पे चले जाओ, तो आपका वेट मेजर ओनली नियर अबाउट द 37 kgs, क्योंकि जो मंगल की ग्रेविटी है वो हमारे अर्थ के कंपैरिजन में ओनली 30 to 35% ही ग्रेविटी है, राइट। तो वहां पे आप यू फील द लाइटर ड्यू टू द ग्रेविटी, और स्पेस में जब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बचती है तो दे फील द लाइटर, राइट। तो कंप्लीट डिटेल में ये कंप्लीट लॉ हम लोग पढ़ेंगे इन ए न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो हमारा 11th का पार्ट है, चैप्टर है, जो आगे स्टार्ट होगा। अब आगे आते हैं और नेचर ऑफ द फोर्स, राइट। सो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, G is the gravitational constant, M is the mass of the one object and second object, and the distance between the objects, so the force is directly or inversely directly proportional to mass of the body and inversely proportional to the distance of the body, or we can say that directly proportional to the square root of the body, right. So F equal to G mm upon R square। इसकी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे ग्रेविटेशन के चैप्टर्स में, राइट। Now the second is electromagnetic force. What is the meaning of the electromagnetic force, right? So the electromagnetic force, so come to here about the definition and theory. Electromagnetic force also called Lorentz force. आप क्लास 12th में इसके बारे में भी पढ़ोगे। Lorentz force explains how both moving and stationary charged particles interacts, moving and stationary, stationary means रुका हुआ, बैठा हुआ, ठीक है, and the moving particles. When you start to rubbing a plastic comb in your hair, ठीक है, या जो है आप ग्लास के रॉड को ले लो और अपने ब्लैंकेट में उसे रब करो, ठीक है, तो मूविंग तो क्या होगी कि वहां से चार्ज पार्टिकल
एक्यूमुलेट हो जाती है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है और उसकी एक फील्ड्स आती है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिकॉज इंक्लूड द फॉर्मली डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स. द फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स and the magnetic force, both electric and magnetic force. Magnetic force and electric force really same fundamental force. The electromagnetic force is one of our four fundamental forces. ठीक है, इसी की बात हो रही है, इसकी भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. अब जैसे कि हमारी हाथ ये एक दूसरे को रब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों चिपक नहीं रही है ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स. यहां भी फोर्स लग रही है, दे आर द रिपेलिंग ईच अदर. इफ दे आर द अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो ये हाथ चिपक जाएगी, एक सेल दूसरे सेल्स में मर्ज हो जाएगा और एक न्यू सेल का जन्म हो जाएगा. आगे बायोलॉजी में आप जो है ना ये भी स्टडी करोगे कि किस प्रकार से सेल रिबॉर्न होता है, क्रिएट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस. आप जो मेडिकल वाले हो आप पढ़ोगे आगे जो है, ठीक है. तो कई सारी फेनोमेना होती है. सो इसका द बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो. तो बताओ बच्चों कि ये पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, ये किस प्रकार का इक्विपमेंट है. यहां पे जो आप देख पा रहे हो इक्विपमेंट, इसका नाम है MRI. ये MRI मशीन्स है. MRI मशीन अ मेडिकल इक्विपमेंट. अ मेडिकल इक्विपमेंट. यहां पे ये जो आपको जो दिख रहा है, ये अंदर जो हॉलो, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है. क्या होती है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. और ये जो आप जो एक ये फ्लैट पैनल देख रहे हो, यहीं पे आदमी को लिटाया जाता है, ठीक है. अच्छा बॉडी नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं. और ये उसके अंदर में जाने के बाद ये इमेज, यानी कि इसके अंदर का सेल की इमेज, बॉडी के सेल का एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल, बॉडी सेल का ये इमेज क्रिएट करता है. हमारे अंदर जो हमारी जो वेन है, जो वस्कुलर सिस्टम है बॉडी के अंदर, राइट, जो आर्टरीज है, जो बोन्स है, राइट, हमारी जो ऑर्गन्स है, वो लीवर है, किडनी है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है. तो उन के अंदर जाकर के उसके सेल स्ट्रक्चर्स, उस ऑर्गन के इंटरनल वॉल्स, आर्टरीज, वेन्स, उसकी एक कंप्लीट इमेज लेती है कि वो डैमेज कहां पे हुई है. जैसे कि आपको अगर सर में चोट आ जाए तो आप क्या कराते हो, MRI होती है, सिटी स्कैन होती है. तो वहां पे ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज ली जाती है कि ब्रेन के किस पार्ट में, किस हिस्से में कितनी डैमेज हुई है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो कंसल्टेंट है, डॉक्टर एक्सपर्ट, डॉक्टर कंसल्टेंट, जैसे कि बात करें जो है ना न्यूरोलॉजिस्ट की और न्यूरोसर्जन की, देन दे डिसाइड कि किस जगह पे हमें उसकी सर्जरी करनी है और क्या वो मेडिसिन से क्योर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, थैंक्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इसी के कारण जो है ह्यूमन ने ये मशीन्स बना पाई, जिसके कारण कि हम और आप आज जो है स्वस्थ हो पा रहे हैं मेडिकल में. मेडिकल वाले ध्यान से सुनना, ठीक है. So the instrument for the magnetic resonance imaging, MRI, the device use a superconducting cylindrical coil for the main magnetic field. The patient goes into the tunnel on the gurney. So this is the tunnel. So हमने सारी बात कर ली. I hope you understand.
अब आपका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप सबके पास लैपटॉप, सबने कंप्यूटर देखा, डीवीडी राइटर उसके इनसाइड में होती है, आप डीवीडी मार्केट से खरीद के लाते हो। हाउ अमेजिंग कि एक छोटे से डीवीडी के अंदर में, डीवीडी में क्या होता है, एक प्लास्टिक का डीवीडी होता है और उस प्लास्टिक के डीवीडी में पूरी की पूरी आपकी मूवी होती है, आपके सारे सॉन्ग्स होता है। यू कैन स्टोर योर डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स। तो डीवीडी का भी कंसेप्ट क्या है, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे है। रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क, रीड राइट हेड, वॉइस कॉइल पोजिशनिंग, द ऑल द थिंग्स। तो हम लोग ये सारी चर्चाएं जो करेंगे वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स में इन क्लास 12th में। सो हियर इज द ओनली द इंट्रोडक्शन कि फिजिक्स आज क्या है। फिजिक्स में के लॉज के वजह से ही आप आगे जाकर के, चाहे आप डॉक्टर्स बनो या इंजीनियर बनो, राइट। आप IITs से पढ़ाई करो या NITs से पढ़ाई करो या आप MITs मैसाचुसेट्स से पढ़ाई करो, अल्टीमेट गोल क्या है आपका? अल्टीमेट गोल है इन्हांसमेंट द टेक्नोलॉजी। गोल क्या है आपकी पढ़ाई का? इन्हांस द टेक्नोलॉजी इन अ योर डिजायर्ड फील्ड और एरिया। डॉक्टर बन के आप क्या करोगे? क्योर द पेशेंट। डॉक्टर बनने के बाद आप क्या करोगे? क्योर द पेशेंट, enhance the technology, enhance the medicines, right? कोई नए मेडिसिन को बनाएगा। तो अगर मेडिसिन बनानी है तो आपको फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग मस्ट चाहिए। अगर फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मॉलिकुलर, एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल्स पे आप नहीं जा पाओगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। And then now third is the strong nuclear force. Strong nuclear force is about, so the strong nuclear force is one of four fundamental force in nature. The strong force is felt between nucleus. Between nucleus. ये क्या होती है कि हमारा एटम है, एटम के बीच में बेटा क्या होता है? ये आपका यहां पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और यहां पे आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और इसके इनसाइड में, इसके फिर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, इसके आउटर कोर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, ठीक है। और एटम के इनसाइड में क्या होती है? फिर आपका जो है न्यूक्लियस के आसपास में यहां पे प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कुछ कोर आउटर इलेक्ट्रॉन भी होती है। तो केमिस्ट्री में आप देखोगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से यहां से उछल के अगर दूसरे पे चला जाए तो ये इसी को क्या बोलते हैं? आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयन। और नेगेटिव आयन, कैटायन, एनायन। तो यहीं से आपकी थ्योरी कहां से हो जाती है? केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्सेस। ये केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री की जो हो पाती है ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स, हम लोग इसका स्टडी कहां पे करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। और इसका जो वास्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। और इसी पे आज हमारा पूरा क्या टिका हुआ है? न्यूक्लियर मेडिसिन। मेडिकल वाले ध्यान दो, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, राइट, यहीं से कंसेप्ट में आएगी। और इंजीनियरिंग साइड वाले ध्यान दो, एनर्जी, द वेपन्स, द मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स, एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, राइट। तो ये यहीं से आती है। प्लूटोनियम, यूरेनियम का वहां पे फ्यूजन एंड फ्यूजन एंड रिएक्टर्स, जो हमारी इंडिया में क्या है? भाभा एटॉमिक प्लांट्स, रिएक्टर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, राइट। सो व्हाट इज द हैपनिंग? सो इलेक्ट्रिक रिपल्सन ऑफ प्रोटॉन स्टेन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रिक रिपल्सन, प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहा है? इधर से रिपेल कर रहा है, और फिर क्या हो रहा है? इसको मैं डिलीट करता हूं।
नाउ सी हियर, इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इन आउटर कोर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो प्रोटॉन जब आपस में एक साइड में आएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और फिर क्या होगी कि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। इलेक्ट्रिक रिपल्सन ऑफ प्रोटॉन, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिपेल करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसको क्या करेगी, होल्ड करेगी। इसीलिए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही सारा एटम क्या होता है, बाउंड होती है, वो बाउंड होती है, राइट। और उसके बाउंडिंग को ब्रेक होने के लिए क्या उसको चाहिए, एनर्जी, बाहर से उसमें एनर्जी दो। तो इसका जो सुटेबल एग्जांपल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। वाटर से एनर्जी को रिड्यूस करते जाओ, यानी उसके टेंपरेचर को रिड्यूस करते जाओ, तो वो क्या होगा, एट द फ्रीजिंग पॉइंट वो सॉलिड हो जाएगी, राइट। और फिर उसे स्टार्ट टू बॉइल, तो वो फिर लिक्विड में आएगा, चेंज ऑफ द स्टेट, हाँ, सॉलिड टू लिक्विड। और थोड़ा उसको टेंपरेचर दो और गर्म करो, राइट। तो वो फिर जो है बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद स्टार्ट टू वेपोराइजिंग, स्टार्ट टू स्टीमिंग, उसका स्टीम, उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी मॉडल पे द वेरी फर्स्ट इन द बिगिनिंग नियर अबाउट द 1600 सेंचुरी ब्रिटिश साइंटिस्ट able to produce a steam engine, और ये सारा थ्योरी कहां पे फिर लगती है, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री बायोलॉजी में, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। And the example of the weak nuclear force. So come here to see what is the weak nuclear force. The weak nuclear force, just a weak force or weak interaction act inside of individual nucleus. तो यहां पे जो बात हो रही है, act inside of इंडिविजुअल न्यूक्लियस, क्योंकि अगर एक एटम की बात करें तो ये भी एक न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ठीक है, ये भी न्यूक्लियस है। तोड़ते जाओ, इसके अंदर में काफी ढेर सारे न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, और इससे पूरा एक ये क्या बना हुआ है, एटम, ठीक है। तो वी टॉक अबाउट द वन एटम और one nucleus. So individual nucleus, which mean that even the shorter ranged than the strong force, it is the force allows protons to turn into neutrons and vice versa. Inside nucleus में क्या हो रही है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी है, तो वीक फोर्स के कारण प्रोटॉन कभी न्यूट्रॉन में न्यूट्रल हो जाता है, और फिर जो है न्यूट्रॉन कभी जो है ये प्रोटॉन हो जाती है थ्रू बीटा डिके। तो न्यूक्लियर में क्या होती है बेटा, एक होती है अल्फा डिके, और दूसरा क्या होता है, बीटा डिके। ये सारा पार्ट है आपका मॉडर्न फिजिक्स, वहां पे हम लोग स्टडी करेंगे बेटा ये सारा मॉडर्न फिजिक्स में। At the same implies the weak force is much weaker than the strong force, or the electromagnetic force, but in a quite stronger than gravitational force. So the gravitational force क्या है, सबसे कमजोर फोर्स है, उससे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बाद जो है आती है स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से
ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कमजोर होती है, लेकिन अपने एटॉमिक लेवल्स पे ये प्रोटॉन को बाउंड रखती है न्यूक्लियस के साथ में, और वो स्लाइटली वाइस वर्सा एक दूसरे में चेंजेस भी आती है, राइट। अब देखते हैं अल्फा डिके एंड द बीटा डिके। सो द मॉडर्न फिजिक्स हैज यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक फोर्स इनटू द इलेक्ट्रोवीक फोर्स, दैट इज कंटिन्यूड एफर्ट टू ट्राई यूनिफाई ऑल द प्रोसेस, ग्रांट यूनिफाइड थ्योरी। और इसी को बेटा जो है ना, अब यहां पे दो नाम आता है, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन जब किसी भी थ्योरी, प्रिंसिपल्स और लॉज को ये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि उसी के मॉडल से काम करती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लॉ ऑफ द ग्रेविटेशंस, लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, राइट। तो उस जो समान चीज को मान लिए कि वाइडली एक्सेप्टेड है, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। उसी को क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। दैट्स व्हाई हियर दे यूज द वर्ड यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक फोर्स, यूनिफाइड। This is the alpha decay. Here is the before. यहां पे एक है और आफ्टर एक डिके होगा, इससे एक और निकल जाएगी। यूरेनियम की बात करते हैं तो इसको जब ब्रेक करते हैं तो ये थोरियम और हीलियम में टूटता है। यूरेनियम जो है थोरियम और हीलियम में टूटता है। अब प्लूटोनियम को जब तोड़ते हैं तो वो यूरेनियम और हीलियम में टूटता है, ठीक है। और यहां से लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है। लॉट मींस इसी के कारण जो है सन के पास एनर्जी है, सन के पास, इसी के कारण सन का जो कोर इतना जो हॉट रहता है, यही फेनोमेना वहां पे हैपन होती है ड्यू टू द हीलियम। और ये बीटा डिके हो गया, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगी, बिफोर आफ्टर। तो इसकी डिटेल्ड जो बातें होगी वो सारी होगी मॉडर्न फिजिक्स में। जस्ट लिसन द नेम, अल्फा डिके, बीटा डिके, राइट। सो नेचर ऑफ द फिजिक्स, अगेन द नेचर ऑफ द फिजिक्स, कि फिजिक्स का नेचर क्या है। अगेन द फिजिक्स इज द अबाउट द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अगेन फिजिक्स इज द एक्सपेरिमेंटल साइंस, राइट। Physics is the experimental science, and physicists observe the phenomena of nature, right? And try to find pattern. Nature and patterns to relate these phenomena, ठीक है, relate, relations। सो इसे इस मॉडल में एक समझ सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे आप, ऑब्जर्व, pattern, mathematical models, and make the relations, test, analyze, and final result, and then application in technology. How this is work. So physicists observe the phenomena, nature, and try to find pattern, and
दैट रिलेट दीज फेनोमेना। अगर इसका एग्जाम्पल लें, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर को क्या किया, हीट किया, वाटर को क्या किया बेटा, हीट किया, ठीक है। हीट करने के बाद जो है ये बना वेपर और स्टीम। इसे ही ऑब्जर्व करके जो है क्या बनाया हमने, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन। तो ऑब्जर्व, फाइंड द पैटर्न्स, कि हमेशा हीट करने के बाद ये वेपर स्टीम में कन्वर्ट होता है और फिर उससे उसे एक्स्ट्रा फोर्स मिलती है। एक रिलेशन क्रिएट किया, टेस्ट किया, एनालाइज किया और फिर एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजी, फिर इससे हमने स्टीम इंजन बनाया, इससे रेलगाड़ी चलाई, इससे पानी के जहाज बनाए, बड़े बड़े शिप को चलाए, ठीक है। सो दीज पैटर्न आर कॉल्ड द फिजिकल थियरीज। और जो पैटर्न बेटा हमने फाइंड किया उसी पैटर्न को क्या बोलेंगे, फिजिकल थियरीज। अब जैसे ग्रेविटेशन में कि चीजें जब आप हाइट से छोड़ते हो नीचे, ठीक है, तो वो जमीन पे गिरता है, तो वो क्या हुआ, ग्रेविटेशन, एक फोर्स लगा, उसे अप्लाई किया, टेस्ट किया, तो हमने एक बनाई थियरीज, ठीक है। और यही थ्योरीज बाद में आगे चल करके बन जाती है हमारी लॉ। क्या बनती है बेटा, लॉ, ठीक है, एंड प्रिंसिपल्स, लॉ, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। तो आप देखते हैं कि हमारे पास किस प्रकार से ये वर्क करता है। When the phenomena is well established and widely accepted, used to call physical law and principles। जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करते हो, आप एक पैटर्न फाइंड आउट करते हो। पैटर्न फाइंड आउट होने के बाद क्या होता है कि आप उसमें मैथमेटिकल अपने मॉडल्स लगाते हो उसे डिस्क्राइब करने के लिए। उस मॉडल्स को क्रिएट करके, उस हाइपोथेसिस को क्रिएट करके आप फिर उसे जो है लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, टेस्ट करते हो, आपको रिजल्ट पॉजिटिव आ जाती है। बार बार आप टेस्ट करते हो, कंडीशंस में चेक करते हो, फिर भी द सेम रिजल्ट आती है, तो आप मान लेते हो कि दिस इज द थ्योरी। और जब उस थ्योरी को अप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ हर जगह काम होने लगे और सभी लोग, सारे साइंटिस्ट आपके उस थियरी से एग्री हो, तो आप उसे बोलते हैं क्या है कि दिस इज द लॉ, फिजिकल लॉ और प्रिंसिपल्स। तो इसी प्रकार न्यूटन साहब ने पहले अपने ऑब्जर्वेशन को फॉर्मलाइज किया, मैथमेटिकली प्रूफ किया, टेस्ट दिया, रिजल्ट दिया, और वी से द फर्स्ट थियरीज, द हियर आर द सम लॉज। Newton law of motion, law of gravity, law of thermodynamics, law of conservation of energy, law of conservation of momentum, Coulomb's law, Ampere's law, Ohm's law, Doppler effect, Archimedes principles, Planck's equations, Planck equations, Maxwell's equations, wave particle duality, Faraday's law, law of reflections, radioactive decay law, Heisenbergian certainty principle. Right, these are the law and the so many Faraday's law. Right, the so many laws are there. So this is the introductory class. I am here to represent you. मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स में क्या क्या होता है और फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ाई करना है और हमें फिजिक्स क्यों पढ़ना है।
अगर आपने बेसिक से पहले दिन से अगर फिजिक्स को समझना स्टार्ट किया तो आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा बच्चों। अगर आपने फिजिक्स को स्किप कर दिया कि अरे कोई नहीं, फॉर्मूले रट लूंगा, सवाल तो बन ही जाएगा, थ्योरीज रट लूंगा, डेफिनेशन रट लूंगा, बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, सॉल्व तो हो ही जाएगी, कर ही दूंगा। यस डेफिनेटली आप रट्टा लगा करके बोर्ड एग्जाम तो बेटा पास कर जाओगे, लेकिन होप्स हो कि आप बड़े एग्जामिनेशंस में जैसे कि एम्स का एग्जामिनेशन, नीट की एग्जामिनेशंस और जेई मेंस एग्जामिनेशन में आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिक्स। और मोरेवर इसके बाद अगर कैरियर ऑप्शन की बात करें, आप इन एग्जाम में पास करने के बाद आप कहां जा रहे हो, ये तो आपका रूट है, आपका पाथ है, दिस इज नॉट योर डेस्टिनी। आप ये नहीं कि आपने नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, जस्ट आपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया, वो आपका पहला स्टेप है। आपका फास्ट ट्रैक कैरियर के लिए आपको नीट और आईआईटी जेईई मेन में आपको वहां कॉलेज की सीट मिलना, ये आपका फास्ट ट्रैक कैरियर के लिए ऑप्शंस है। अगर कुछ बच्चों को, ढेर सारे बच्चों को जिसे नहीं मिलेगी सीट्स, तो इसका मतलब नहीं है कि उनका कैरियर खत्म हो गई। हां, एक आपको फिर स्लो कैरियर में जाना पड़ेगा, स्लो रूट में आपको यूनिवर्सिटी में जाओ, अपने सब्जेक्ट में एडमिशंस लो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, अगेन फिर आप एग्जाम क्वालिफाई करो, लाइक आप गेट दो, ठीक है, या फिर आप अपने जो है इसरो के जो कंडक्ट एग्जामिनेशन होती है वो दो, जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके एग्जामिनेशंस दो, जैसे कि आईएससी बैंगलोर, आईएसआई कोलकाता, उसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च प्लांट, तो उनकी भी बार की एग्जामिनेशंस होती है, उसे दो। तो ये आपके द बेटर ऑप्शंस है कि नीट में गए, डॉक्टर बन गए और सोसाइटी में इज्जत हो गई। इंजीनियर आईआईटी से कर लिया तो चलो अमेरिका तो पहुंच ही जाऊंगा। बट बेटा आगे आपको जो डेस्टिनी है, अगर आपको फिजिक्स समझ में आने लगी तो आपको फिजिक्स से प्यार होगा, फिजिक्स समझ में नहीं आई तो आपको ये बोझ लगेगा और आप आगे चल के परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है। अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट में थ्योरी, हाइपोथेसिस एंड मॉडल किस प्रकार से बनती है। छोटा छोटा बस एग्जांपल्स लेने हैं और समझना है व्हाट वी मीन बाय द थियरी। अभी तक आपको तो समझ में आ गई होगी। द थियरी, सेट ऑफ अ स्टेटमेंट, थियरी इज द सेट ऑफ अ स्टेटमेंट और एन इक्वेशन दैट गिव अस broad description applicable to several phenomena। ठीक है, अब जैसे कि आप लिखते हो फोर्स इक्वल टू G कांस्टेंट M1 M अपॉन R स्क्वायर, तो ये क्या है इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। और स्टेटमेंट, okay, but this is the widely acceptable, make verifiable predictions। तो आप प्रेडिक्ट कर पाते हो इस थ्योरी से, आप कहीं भी चले जाओ आप प्रेडिक्ट कर पाते हो कि ग्रेविटी फोर्स कितनी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा। व्हाट इज मीन बाय द हाइपोथेसिस। अब थ्योरी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो आप एज्यूम करोगे, टू बी एज्यूम्ड। Hypothesis means to be assumed. A hypothesis is the consequences of the theory that one can test। सबसे पहले क्या होगी, to assume, to be assumed। अब जो भी आपने assume किया उसे मैथमेटिकली प्रूफ करोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो आपका हाइपोथेसिस मॉडल हो जाएगा, consequence of the theory that one can test। Hypothesis is an educated guess। आप गेस करते हो क्या होने वाला है, you can predict। It can be educated guess about what nature is going to do। what nature is going to do, सारी बात कहां पे हो रही है बेटा, नेचर। नेचर में क्या हो रही है, व्हाट
what is happening. Okay, how is happening, why is happening, and the cause of happening. This cause is the force. किस कारण से हो रहा है. So what nature is going to do about why nature does what is does. So this is the hypothesis. फिर बेटा थ्योरी में क्या देखते हैं कि हाइपोथेसिस आर सिंगल टेंटेटिव गेस, गुड हांचेस एज्यूम्ड फॉर यूज इन डिवाइजिंग थ्योरी, प्लानिंग एक्सपेरिमेंट. आप कुछ एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहे हो तो आप उसका एक कंप्लीट जो है ना एक मॉडल बनाओगे ना, एक डेटा डायग्राम बनाओगे ना, हाँ, एक एल्गोरिथमिक डायग्राम बनाओगे कि व्हाट इज द फर्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट, intended to be given direct experiment test when possible. And this statement is given by Eric M. Roger, Physics of the Inquiring Mind, Princeton University Press, Princeton, New Jersey in 1966. What makes a statement a scientific hypothesis rather than just an interesting speculation? साइंटिफिक हाइपोथेसिस मींस क्या होगा बेटा कि आप कुछ भी जो लैब एक्सपेरिमेंट करते हो, आपने 10th में भी क्या होगा, एक साइंटिफिक मेथड होती है. जैसे आपने लैब में करंट देखा, आपने बैटरी बनाना सीखा, या आप केमिस्ट्री के लैब में कोई जो है गैसेस ही बनाते हो, तो वहां पे क्या होती है बेटा, एक साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस होती है, प्रोसेस, नॉट जस्ट अ स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन मतलब क्या हो गया कि कुछ भी ऐसे ही नहीं मान लिया, जैसे तैसे कुछ भी कर लिया. ठीक है, तो वहां पे एक प्रोसेस होगी. A scientific hypothesis must meet two requirements. और ये दो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है बेटा, कि ये फिजिबल होगा. ये यहां पे आ गई है, आ जाओ. This, okay, now it's good. The scientific hypothesis must be testable, so scientific hypothesis must be testable and scientific hypothesis must be falsifiable. टेस्ट होना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स की हमें रिजल्ट मिलनी चाहिए. व्हाट इज मीन बाय द मॉडल. अब जो आती है कि कब हम उसे मॉडल मान लेंगे. ठीक है, तो मॉडल इज द सिचुएशन स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, कि जब एक सिचुएशन क्रिएट होती है तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल, एक छोटा सा मॉडल. आपको कार बनानी है, कोई इलेक्ट्रिक कार जैसे बनी, तो इसका ये नहीं बेटा मतलब ना कि सबसे पहले उतने बड़े बड़े ही बना लो. पहले तो एक छोटा मॉडल बनेगी ना, कि उसमें सारे थियोरीज, लॉ, प्रिंसिपल वर्किंग है या नहीं, फिर उसको टेस्ट होगा, फिर उसकी सेफ्टी चेक करी जाएगी. तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इन्हांसमेंट होती है. तो मॉडल इज द सिचुएशन स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेनोमेना बेस्ड ऑन थियरी that allows us to make a specific predictions. तभी आप प्रेडिक्ट कर पाओगे हाउ फार, हाउ फास्ट. जैसे कि मोबाइल की एडवांसमेंट हो रही है, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रही है, एंड्रॉयड का 11 का वर्जन आ गया, एंड्रॉयड 11, विंडो 11. तो क्या होती है, वहां भी तो एक साइंटिफिक मेथड से जो है ना, पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एक प्रोग्राम लिखता है, फिर उसे टेस्ट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपकी जो मशीन्स है कि उसकी प्रोसेसर स्पीड क्या है, उसमें रैम कितनी लगी है, रोम कितनी लगी है, वो उसे सपोर्ट करती है, आपकी प्रोसेसिंग कितनी फास्ट हो पा रही है. हाँ, तो इसी के बिहाफ पे फिर वो लॉन्चिंग होती है. तो हर जगह आगे जाकर के आपको फिजिक्स ही आपको बताएगा कि आपकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है, और एज ए इंजीनियर और एज ए साइंटिस्ट फिजिक्स ही आपको हेल्प करेगी आपको न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में. और इन अ डॉक्टर, एज ए डॉक्टर, फिजिक्स
और फिजिकल फेनोमेना कंसेप्ट ही आपको हेल्प करेगी आपके फर्दर आपका स्पेशलाइजेशंस में। आपको ऑर्थोपेडिक्स बनना है, आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो वहां पे अगर आपको जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर आप थ्योरी रट लोगे कि वेसल्स ये होती है, आर्टरीज ऐसे काम करती है, ब्लड की क्लॉटिंग क्या होती है, वटेवर जो भी। तो इस प्रकार से आपका जब स्पेशलाइजेशन में फिजिक्स आपको फॉरएवर आपको नॉलेज देगी, आपको एप्लीकेशन माइंड देगी, आपके ब्रेन को एनहांस करेगी, आपको किसी भी सब्जेक्ट एरिया में मास्टरी के लिए। तो बेटा ये था हमारा अबाउट द इंट्रोडक्शन फिजिक्स। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आई होगी, और ये आपका क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें कि मैंने बताया आपको। तो समरी ले लें। तो आपने बेटा सीखा जो है, जाना यहां पे व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिक्स, राइट, एंड वेयर द फिजिक्स इज वर्किंग, हाउ टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, ऑब्जर्वेशन, पैटर्न्स, and the most important things to create your better understanding to physics, you must have to be understand or use the mathematical tool, because the mathematics is the language of physics. जैसे कि आप मैथमेटिक्स में क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, राइट, फंक्शंस पढ़ोगे, कैलकुलस में, जियोमेट्री में आप जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ोगे, तो वहां पे आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करना है, तो यू नीड टू फिक्स द कोऑर्डिनेट्स, राइट। आप 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जाओगे, इन स्फीयर इन द रोटेटरी, तो वहां पे भी आपको फिक्स करनी पड़ेगी। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स एंड लैंग्वेज ऑफ द साइंस। इवन की केमिस्ट्री में भी आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी, इन अ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो अगर आपको फिजिक्स बेटर अंडरस्टैंड करना है तो आपको मैथमेटिक्स की बेसिक जो प्रीलिमिनरी नॉलेज है वो आनी चाहिए। मैथमेटिक्स वाले तो आप पढ़ाई करोगे ही करोगे, लेकिन मैं बायोलॉजी स्टूडेंट से भी बोल रहा हूं, आपको भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बस थोड़ी बेसिक, बहुत ही बेसिक, लेकिन उतना अगर आप सीख लो तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाएगी। कितने लगेंगे, 2 महीने का थोड़ा बहुत एक छोटी सी किताब देखो अपने किसी मैथ वाले से और थोड़ी सी सीख लेना है। वैसे आगे मैं फिजिक्स में आगे जब चैप्टर ले जाऊंगा तो मैं आपको मैथमेटिक्स यूज टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, कितनी मैथमेटिक्स की जरूरत है वो मैं भी आपको यहां पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो जिनको नहीं आती है कोई बात नहीं, मेडिकल साइड वाले कोई बात नहीं, लेकिन आप उसे मिस मत करना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सो समरी में हमने बेटा यहां पे देखा कि हमने फिजिक्स इंट्रोडक्शन, ऑब्जर्वेशन, पैटर्न्स, नेचर ऑफ द फिजिक्स, स्कोप, और आपके टोटल 4 टाइप ऑफ द फोर्स है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। एंड वी अंडरस्टैंड, और हमने क्या जाना, डिफरेंस बिटवीन द थियरीज, हाइपोथेसिस, मॉडल, प्रिंसिपल्स, लॉ, और वो कौन कौन से होता है, ठीक है बेटा। अब इसके नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हमारा जो सेकेंड जो चैप्टर से स्टार्ट होती है यूनिट एंड डायमेंशन से। सो फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग बहुत ही बेसिक से चलेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पे अब जो है आपको सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग आ गई, आप क्लास मिस मत करना। और क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे YouTube के प्लेटफॉर्म पे न्यू ये मेरा चैनल है, मैंने स्टार्ट किया है आपको ये कंटेंट अवेलेबल कराना, तो जिन्हें भी अच्छा लगे बेटा वो सब्सक्राइब भी करो और आगे अपने फ्रेंड तक ये सेशन रोटेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। ओके बेटा, वेल डन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।